प्राइम एट 4 में हर प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज आपको मिलने वाला है। और आज क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। प्राइम एट 4 में आज हम आपको दिखाएंगे संदेश खाली पर मचा घमासान। किसने कहा बंगाल में ममता का नहीं आईएसआईएस का राज। आज ये आपके सामने रखूंगा। संदेश खाली का मामला हर दिन के हिसाब से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ममता बनर्जी यहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है ये कहने और देखने में लगी हुई है, और सच्चाई क्या है आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस में जारी घमासान, कमलनाथ के घर पर जय श्री राम। अब आगे क्या होगा ये भी आज आपके सामने। ये सस्पेंस असल में किस तरफ जाने वाला है ये प्राइम एट 4 में आपको पता चलेगा। और क्या जयपुर में ई रिक्शा बांग्लादेशी और रोहिंग्या चला रहे हैं ये खबर भी। ये अगर हो रहा है तो ये कितनी गंभीर बात है ये भी आपको बताऊंगा पूरे डिटेल के साथ आज प्राइम एट 4 में। समंदर में कैसे घिर गया है चीन, कैसे बदल रहा है वर्ल्ड ऑर्डर का सीन, ये भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने होगा। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात संदेश खाली की करते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अब भी तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बंगाल के संदेश खाली में महिला आयोग की टीम मौजूद है। पीड़ित महिलाओं से एनसीडब्ल्यू चीफ ने की है मुलाकात। रेप की कई शिकायतें मिली हैं, कहा है रेखा शर्मा ने। संदेश खाली का मामला बेहद दर्दनाक है, रेखा शर्मा ने कहा। पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों में, कहा एनसीडब्ल्यू चीफ ने। राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय, रेखा शर्मा ने कहा। औरतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो। और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या। समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है। जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा, क्योंकि पुलिस से भी डर है। प्राइम एट 4 में आपने देखा रेखा शर्मा कह रही हैं कि यहाँ अब राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। और संदेश खाली मामले में आज बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यों वाली टीम, जैसा हमने आपको बताया, आज संदेश खाली के पीड़ितों से मिली। तो उधर सुप्रीम कोर्ट में संदेश खाली यौन उत्पीड़न पर लगी अर्जी पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया और याचिकाकर्ता को कोलकाता हाईकोर्ट में जाने के लिए कहा गया। बता दें कि याचिका में संदेश खाली यौन हिंसा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई थी और साथ ही एसआईटी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग भी की गई थी। संदेश खाली में कार्रवाई की बात करें तो एक दिन पहले टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल संदेश खाली का दौरा करने पहुंचा था। वहीं इस केस में गिरफ्तार आरोपी शिबू हाजरा को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, संदेश खाली से जुड़ी हुई। संदेश खाली पर भारतीय जनता पार्टी सांसद लॉकेट चटर्जी ने क्या कहा है। बंगाल में मुगल शासन ला रही है ममता बनर्जी, कहा लॉकेट चटर्जी ने। बंगाल में चल रहा है शाहजहां शेख का माफिया राज। आईएसआईएस जैसा बर्ताव करते हैं वो लोग। संदेश खाली में यही हो रहा है। जिस राज्य की महिला सीएम है वहां भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ी आयरनी। संदेश खाली का इशू ऐसा सीरियस है, ये देश का महिला के लिए इशू हो गया है। हम लोग फिल्मों में देखा है, इराक ईरान का, पाकिस्तान में ऐसा हम लोग सुना है, लेकिन हाँ ये बंगाल में खुद कोलकाता के 30-35 किलोमीटर दूर में ऐसा हो रहा है। शर्म का बात है। रात 12 बजे 12:30 बजे घर से उठाकर लेके जाते थे, तब पुलिस का मदद से होते थे। तब क्यों रोक नहीं पाया? तब क्यों शेख शाहजहां उसका टीम को रोक नहीं पाया? तो पुलिस का कैडर जो है वो भी तृणमूल कैडर के साथ काम कर रहे हैं। महिला मुख्यमंत्री होने से तुमको महिला के ऊपर विचार देना चाहिए, लेकिन वो लोग उसमें राजनीति लेके आ रहे हैं। बीजेपी कर रहा है, ईडी कर रहे हैं, आरएसएस कर रही है, ये सब लगा रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्यों महिला के साथ बात नहीं किया ममता बनर्जी?
प्राइम एट 4 में आगे बढ़े उससे पहले आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देखकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में संदेश खाली का स्याह सच आपको देखने को मिलेगा। इस वक्त संदेश खाली सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि यहां से दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आई है। সেটা তো আমাদের ভয়। আমরা এই এখন যে একসঙ্গে যে জোট বেঁধেছি, আজকের এসে তোমরা এইভাবে বলে গেলে, দুদিন পরে দেখাচ্ছে কোনো কারণে সেই পার্টি উঠে গেল, সে আবার আসলে সে এসে তখন আমাদেরকে এইসব সন্দেশখালী এরকম হয়েছে, এক ধাপ থেকে তো সবাইকে তো মারতে পারে। स्याह सच का ये वो कबूलनामा है जिसे सुनकर कोई भी सिहर उठेगा। রাস্তায় চলতে পারি না, যে মহিলার যে রাস্তায় চলবে তা সে চলার ইয়ে নেই, রাস্তায় বেরোলি হ্যাঁ তুলে নিয়ে যাবে। शाहजहां शेख की काली सल्तनत की ये वो डरावनी कहानी है जिसकी सच्चाई सामने आते ही बंगाल की सियासत में तूफान आ गया। टीएमसी वर्सेस बीजेपी ऐसा शुरू हुआ जो सड़क के रास्ते उठकर सुप्रीम अदालत तक पहुंच गया। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया, लेकिन धामा खाली के रास्ते जब नवभारत का रिपोर्टर वहां पहुंचा तो सन्न कर देने वाली सच्चाई सामने आ गई। संदेश खाली में हम मौजूद हैं। संदेश खाली के बारे में आपने सुना होगा, कई दिनों से चर्चा में संदेश खाली है। लेकिन संदेश खाली के अंदर जो हालात हैं, ये हालात कैसे बने, कब बने, क्या जुल्म संदेश खाली के लोगों पे हुए, ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। यहां पे कानून का राज नहीं चलता, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पे लोग अपनी बात, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर अपनी बात उठाएंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, तो इसी भारत में इनको मारा जाता है। नवभारत रिपोर्टर अभिषेक राज धामा खाली से संदेश खाली की तरफ नदी के रास्ते पहुंचे तो रास्ते में मिले बोट पर बैठे लोग भी शेख शाहजहां का नाम सुनकर सहमे नजर आए। शाहजहां का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर खौफ दिखाई दिया। संदेश खाली के पीड़ितों की जुबानी सुनिए वहां की डराने वाली कहानी। क्या माहौल है यहाँ का, जरा बताइए। बहुत खराब माहौल है यहाँ का। ये तीनों मिलके यहाँ पे पूरा शोषण शासन सब कुछ कर रहे हैं। कौन है ये तीनों? शेख शाहजहां, शिबू हजरा और उत्तम सरदार, ये तीनों मिलके। इनके खिलाफ कुछ बोलने जाओ, पुलिस तो करते ही नहीं कुछ भी, बोलते उल्टा उनके पास जाओ। उनके पास जब जाएंगे तो पार्टी ऑफिस लेके मार धर करते हैं। कहाँ है पार्टी ऑफिस इनका? संदेश खाली है, धमा खाली है, हर जगह है इनका पार्टी ऑफिस। वहीं लेके उठा के ले जाएगा, मारेगा। तो ये संदेश खाली के बारे में अभी हम सुन रहे हैं, पहले हमें संदेश खाली के बारे में इतना नहीं पता था। आज आखिर आप क्यों उठे हैं? आज आखिर आप अपनी आवाज क्यों उठा रहे हैं? डर से कोई कुछ नहीं बोलता था, बोलेगा तो उठा के लेके मारेगा उन लोग। जब ईडी आया शेख शाहजहां को उठाने के लिए, तब ये सब जगह है यार। कितना दिन हम लोग ऐसा है, कितना दिन ये मारेगा। इस तरह की अनसुनी दास्तान की फहरिस्त लंबी है। ऐसे कई लोग हैं जिनके सीने में संदेश खाली का दर्द दफन है। टीएमसी और उसके नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन इस गुस्से के बीच डर और दहशत का राज कायम है। और संदेश खाली में क्योंकि अब कुछ लोगों ने हिम्मत की है सामने आने की, तो बाकी महिलाएं भी जो अभी इंतजार कर रही थी कि असल में इस मामले में क्या होता है, वो अब मुखर होना चाहती हैं, बताना चाहती हैं उनके साथ क्या बीता है। आज कुछ और महिलाएं पहुंची, लेकिन थाने में उन्हें रोक दिया गया। उस बारे में आगे अपडेट्स आपको देंगे बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की तरफ। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, पहले वो देखिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास किया। पूरे विधि विधान के साथ पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की और अपने आप में अनूठे कल्कि धाम मंदिर के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी। जिस वक्त पीएम मोदी इस खास धाम में मंदिर की आधारशिला रख रहे थे, उस वक्त पीएम मोदी के एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और दूसरी तरफ कल्कि धाम के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम। क्रीम कलर के कुर्ते पैजामे में पीएम मोदी ने कल्कि धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गले में भगवा पटका पहन रखा था जिस पर जय श्री राम लिखा हुआ है। भूमि पूजन अनुष्ठान समाप्त होने के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे तो श्री कल्कि धाम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अंग वस्त्र उठाकर उनका स्वागत किया।
पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत भी अनोखे अंदाज में की। पहले मंच से सिर झुकाकर मौजूद लोगों का अभिवादन किया और फिर जय मां कैला देवी के जयकारे लगाए। जय मां कैला देवी, जय मां कैला देवी, जय मां कैला देवी, जय बूढ़े बाबा की, जय बूढ़े बाबा की, भारत माता की। बता दें कि इस मंदिर को श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट बनवा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश भर से 11,000 से ज्यादा साधु संत संभल पहुंचे हैं। बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण अगले 5 साल में किया जाएगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। कल्की धाम का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने मंच से कहा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे ताकि ऐसे काम और करता रहूं। आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। यहां पर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौजूद देखा तो जाहिर है उनकी वहां मौजूदगी सियासत में बहुत कुछ बदलने वाली है। 24 के चुनाव से पहले संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास बहुत बड़ा इशारा करता है। एक तो कल्की धाम मंदिर के अध्यक्ष कांग्रेस से निलंबित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, और दूसरे संभल वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी अब तक सिर्फ एक बार ही 2014 में कमल खिला सकी। और ऐसे में संभल का सियासी समीकरण समझना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी से मैं आपको वो सियासी गणित भी समझा देता हूं। असल में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की और शफीकुर रहमान बर्क सांसद चुने गए। वही शफीकुर रहमान बर्क जो इस उम्र में भी आप देखते हैं वो बातें कहते हैं जिससे ये अंदेशा कई बार हो जाता है कि लोग उनकी बातों को सुनकर भड़के नहीं। बहरहाल बात 2022 में विधानसभा चुनाव की करें तो संभल लोकसभा में पड़ने वाली 5 विधानसभा सीटों में 4 पर समाजवादी पार्टी काबिज हुई थी, जबकि केवल 1 सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। तो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए इस जगह को एक तरीके से भेदना, इस दुर्ग को अभी तक एक चैलेंजिंग काम रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां मौजूदगी, कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास, यह समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कमल के लिए राह आसान बना देने वाला है। दरअसल संभल का जातीय समीकरण ऐसा है जहां भारतीय जनता पार्टी अब अपनी स्ट्रैटेजी के जरिए सेंधमारी करना चाहती है। कुल 16 लाख वोटर्स यहां हैं, जिसमें करीब 8 लाख वोटर्स मुस्लिम हैं, यानी 50% वोटर्स मुस्लिम। वहीं करीब 8 लाख गैर मुस्लिम वोटर्स हैं। बहरहाल आप यहां देख रहे हैं कि अयोध्या से कल्की धाम तक, अयोध्या उत्तर प्रदेश, अबू धाबी और कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदू हृदय सम्राट से भी बड़ी अगर कोई बड़ा विशेषण अभी उनके लिए कहा जा सकता है तो वो इस समय उनके ऊपर लागू है, क्योंकि हिंदुओं के लिए बहुत दिनों से उनका घायल एक तरीके से जो स्वाभिमान था, उसका रिसरेक्शन, उसका पुनरुत्थान, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अलग अलग जगहों पर, सिर्फ अयोध्या में नहीं, अबू धाबी जाकर और यहां संभल में, जहां यह समझा जाता है कि कल्की में, कलयुग में जब भगवान फिर से अवतार लेंगे तो वो कल्की अवतार होगा। संभल के बाद अब बात लखनऊ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 लाख करोड़ रुपए की 14,000 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चौथे राउंड की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूपी में निवेश का ऐसा माहौल बनेगा। पहले बातें होती थी तो यहां अपराधों की बातें होती थी, लेकिन अब जब बातें होती हैं तो निवेश की बातें होती हैं। 10 लाख करोड़ और 14,000 परियोजनाएं, ये यूपी के विकास की एक तस्वीर है। इसमें 34 लाख से ज्यादा नए रोजगार पैदा करने की क्षमता है। विकास पथ पर सरपट दौड़ रहा है उत्तर प्रदेश। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के और करीब
अब उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है और ये जिनकी बदौलत हो रहा है उन दोनों ही चेहरों को आप यहां पर देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये डबल इंजन असल में उत्तर प्रदेश को सरपट दौड़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। ये निवेश उस सपने को भी साकार करेगा जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश उस सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका, क्योंकि आप जानते हैं कि वो सबसे बड़ा सूबा है, निभाने वाला है और वो इस सपने को साकार करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ भी चला है। अगली आप जानते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने यह कहा कि यूपी समेत पूरे देश को पीएम मोदी पर यकीन है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने वाला है। आज उत्तर प्रदेश में जल, थल और नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब लैंडलॉक्ड स्टेट के बंधन को समाप्त कर वाराणसी से हल्दिया तक पूर्वी बंदरगाह से जल मार्ग से जुड़ चुका है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ये मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लीड्स रैंकिंग में हम अचीवर स्टेट हैं। यहां लैंड भी पर्याप्त है, बिजली भी भरपूर है, न मैन पावर की कमी है न विल पावर का अभाव ही। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, निवेश मित्र पोर्टल। और प्राइम एट 4 में इस वक्त की सबसे इंटरेस्टिंग खबर की तरफ आपको लिए चलता हूं। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर असमंजस बरकरार है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें चल रही थी वो अटकलें अब भी कायम हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर कमलनाथ की चुप्पी इस सस्पेंस को और बढ़ाती है। कमलनाथ के घर श्री राम नाम का झंडा लगा, नकुलनाथ को लेकर भी अटकलें तेज है। हालांकि झंडे के विषय में एक महत्वपूर्ण बात आगे आपको बताने वाला हूं। क्या पूरे परिवार के साथ कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं या असल में उनके दिल्ली पहुंचने के बाद कुछ एक बातें ऐसी हुई हैं, कुछ एक डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। असमंजस क्यों बरकरार है? घर पर ये बैठक हुई है, इसमें नतीजा क्या निकला है? राम नाम का ये झंडा पहले लगा, फिर उतरा और फिर से लगा दिया गया। तो क्या ये झंडा ही ये बता रहा है कि अंदर लोगों के मन में क्या चल रहा है और क्या नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और क्या कमलनाथ कांग्रेस रहेंगे? इस तरीके की तमाम अटकलें इस वक्त चल रही है। एक और बड़ी खबर बता दूं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कमेटी की घोषणा रोक दी गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सारे नाम होल्ड कर दिए हैं और कमलनाथ की स्थिति स्पष्ट होने तक ये नाम रोक लिए गए हैं। कमलनाथ के घर समर्थकों की बैठक जो है वो खत्म हो गई है। कमलनाथ समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी में जाने की बात को नकारा है। इधर जीतू पटवारी के लिए आप जानते हैं वो इस समय एमपीसीसी प्रेसिडेंट हैं और उनके लिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कमलनाथ का जब तक उनकी लाइन क्लियर नहीं हो जाती कि वो करने क्या वाले हैं, तब तक जीतू पटवारी के लिए आने वाले दिनों में चुनाव को देखते हुए लोगों को जिम्मेदारियां तय करने के हिसाब से जो फहरिस्त उन्होंने बनाई है उसको रिलीज करने से पहले वो उहापोह में है कि अगर वो रिलीज कर देते हैं और ऐसे में जो बातें कमलनाथ को लेकर की जा रही हैं, अगर उन्होंने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए तो फिर उस लिस्ट को उनको बदलना पड़ेगा और ये उनके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। लिहाजा उन्होंने ये नाम रोक रखे हैं और आने वाले दिनों में आप जानते हैं कि क्योंकि वो महाराष्ट्र हो, वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों से कांग्रेस के लिए खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनके कई ऐसे नेता जो सालों साल से कांग्रेस में थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं और इसी तरीके के कांग्रेस के एक वेटरन लीडर कमलनाथ अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होने वाली। तो एक तरफ कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने पर सस्पेंस आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया, बरकरार है। वहीं कमलनाथ का घर आज खूब चर्चा में रहा इस झंडे की वजह से। ये तस्वीरें इस चर्चा की वजह बनी। भारतीय जनता पार्टी में जाने की सुगबुगाहट के बीच कमलनाथ के घर पर श्री राम नाम का झंडा लगा नजर आया, लेकिन दोपहर 1 बजे के करीब इसको हटा लिया गया और मीडिया में जब इसकी चर्चा होने लगी तो एक बार फिर से झंडा लगा दिया गया। सवाल यह है कि इस झंडे के जरिए कमलनाथ अपने समर्थकों और कांग्रेस हाईकमान को क्या कोई संदेश दे रहे हैं या असल में झंडे का लगना, उतरना और फिर लगाया जाना ये केवल एक संयोग है। तो यहां पर आप ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से, जैसा हमने आपको बताया, ये अलग अलग सूबों से ये तस्वीरें आप लगभग हर दिन देख रहे हैं, जहां पर
कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे स्टॉलवर्ट अगर आप अभी देखें, सबसे महत्वपूर्ण नाम अगर किसी का होगा, हालांकि जब अशोक चौहान ने छोड़ा कांग्रेस को तो वो भी एक बड़ा नाम था जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन इधर कहा यही जा रहा है कि राज्यसभा वाली बात, क्योंकि कमलनाथ के समर्थक ये मानते हैं कि उनके एम्बिशंस में एक ये भी था कि पार्टी उनको राज्यसभा भेजेगी, और जब ये नहीं हुआ तो उनको ये लगा कि उनके कंट्रीब्यूशन का सही रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं हो रही है। वो कदम क्या उठाते हैं, जाहिर ये सस्पेंस अभी बना हुआ है। कांग्रेस में भागम भाग बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले और भी कई नेताओं के कांग्रेस के हाथ के छोड़ने की खबरें हैं, लेकिन राहुल गांधी ड्रामा करने में लगे हुए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला यूपी के प्रतापगढ़ में, जहां उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक लड़के को बुलाया और क्या क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने, देखिए जरा। ये तो सिक्योरिटी वाले हैं, मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे वो ऋषभ उधर देख, उधर देख, वो देख पाकिस्तान, उधर देख, ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख, वो क्रिकेट। पहला काम ये है। फिर ऋषभ सिंह उधर देखेगा, उधर देख, ये है ऋषभ सिंह, अच्छी तरह देखो इसको, ठीक है? अब मान लो मैं ऋषभ सिंह, हम सब ऋषभ सिंह का जेब काटने जाते हैं, मान लो ये तो सिक्योरिटी वाले हैं, मान लो यहां पे लोगों ने मन बना लिया इसकी जेब काटनी है, पहला काम क्या करेंगे? पहला काम कहेंगे वो ऋषभ उधर देख। और आगे हम आपको दिखाने वाले हैं समंदर में कैसे घेरा जा रहा है चीन को धीरे धीरे, लेकिन पहले देखिए अखिलेश ने क्यों किया राहुल की यात्रा में शामिल होने से इनकार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रतापगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। राहुल गांधी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। कांग्रेस सांसद खुली जीप के ऊपर खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। वहीं अखिलेश यादव का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने कहा जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कथित शराब घोटाला केस में 6वीं बार केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र और यूपी के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कई पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव और पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा का नाम सामने आ रहा है। पार्टी में टूट की आशंका को देखते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कई आदिवासी नेताओं के साथ बैठक भी की है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा करने हैं। तेजस्वी 20 से 29 फरवरी के बीच बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। सत्ता जाने के बाद तेजस्वी की यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। यात्रा 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से शुरू होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा पर तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जन विश्वास यात्रा के बदले लूट यात्रा निकालनी चाहिए। प्राइम एट 4 विशाखापट्टनम से यह खबर, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वॉर ड्रिल शुरू हो गया है। मिलन 2024 इंडियन नेवी युद्धाभ्यास ये शुरू हो गया। वॉर एक्सरसाइज में 50 देश हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इसमें शामिल हैं। 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में वॉर ड्रिल चल रही है। इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वॉर ड्रिल इसे कहा जा रहा है। और जाहिर है ये समुद्र में ड्रैगन की जो मनमानी है उस पर अंकुश लगाने के लिए इन तमाम देशों ने हाथ मिलाया है और वॉर ड्रिल कर रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है चाइना के लिए। बंगाल की खाड़ी में 50 देशों की वॉर एक्सरसाइज जारी है। यहां एक साथ रूस की नौसेना है तो अमेरिकी नेवी भी अपना कमाल दिखा रही है।
तभी तो कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। समंदर में इंडियन नेवी के जलवीर जलवा दिखा रहे हैं। विशाखापत्तनम में 19 से 27 फरवरी तक चलने वाला सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया। 50 से ज्यादा देशों की नौसेना इस वॉर एक्सरसाइज में अपनी रणकौशल और ताकत दिखाएंगी। थाईलैंड में मिलन 2024 में शामिल हो रहा है। जब रॉयल थाई सेना का जंगी पोत विशाखापत्तनम पहुंचा तो इंडियन नेवी ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। समंदर में हिचकोले खाते इस पोत को देखिए। ये सुपर पावर अमेरिका का अर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस हेल्सी है। मिलन 2024 के लिए जब यूएसएस हेल्सी सिटी ऑफ डेस्टिनी यानी विशाखापत्तनम पहुंचा तो इंडियन नेवी के पूर्वी कमान ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हिंद के जलवीरों के साथ जब सुपर पावर के नौसैनिक समंदर में दहाड़ेंगे तो दुनिया देखेगी। जब आकाश और जल से मिसाइल दागेंगे हिंद के जवान तो दुश्मनों का कलेजा कांप जाएगा। जब समंदर का सीना चीरने के लिए उतरेंगे जंगी जहाज तो पाकिस्तान से चीन तक मचेगी खलबली। समंदर में ड्रैगन की दादागिरी देखते हुए यह युद्धाभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री काबिलियत को दिखाने और समुद्री सुरक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। इस वॉर युद्धाभ्यास को मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 नाम दिया गया है। समंदर में चीन की चुनौतियों के बीच यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है।